से जीव विज्ञान। पहले थोड़ा सा जीव विज्ञान के बारे में जान लेते हैं। जीव विज्ञान क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। यानी कि अगर हम वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर किसी जीव का अध्ययन करते हैं, वही हमारा जीव विज्ञान कहलाता है। अब इस जीव विज्ञान विज्ञान के दो भाग हैं। एक है जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। इसमें आपको ज़्यादा जानना नहीं है, बस इतना जानना है कि जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु हैं और वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस हैं। बस इतना ही जानना है आपको। अब हम बात करते हैं कोशिका के। कोशिका इंग्लिश में इसको सेल कहते हैं। सेल मतलब कोशिका। कोशिका क्या है, इस बात को समझते हैं हम। देखो बच्चों, देखो दोस्तों, जैसे हमारा घर छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है, वैसे ही हमारा शरीर भी छोटी छोटी एक स्ट्रक्चर, एक संरचना से, एक इकाई से मिलकर बना होता है, जिसे ही हम कोशिका कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका। तो कोशिका को हम क्या कह सकते हैं? जीवन की इकाई, लाइफ यूनिट। लाइफ यूनिट कहते हैं। ठीक है। जैसे हमारा एक, जैसे जिस कमरे में आप रह रहे हैं उसके चारों तरफ जो दीवार दिख रही हैं उसमें ईंटें लगी हुई हैं, तो एक एक ईंट मिला के आपका दीवार बनी हुई है। ऐसे ही हमारा शरीर छोटी छोटी एक संरचना होती है, उसी से मिलकर बनी होती है। उसी को वैज्ञानिकों ने कहा है कोशिका। अब बात आती है कि कोशिका की खोज किसने की। तो आपको बस याद रखना है इतना कि निर्जीव कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने किया था। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है कि किस में किया था, तो उन्होंने कॉर्क के टुकड़े में किया था। कॉर्क के टुकड़े में किया था। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में इसी कॉर्क में कोशिका की खोज की थी। कैसे किया था? वो ऐसे ही स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने उस कॉर्क में, उस लकड़ी में देखा, ये समझ लो ऐसे कॉर्क है, उन्होंने देखा कि इस लकड़ी में ऐसे छोटे छोटे, जैसे मधु के छत्ते होते हैं, मधु के जो हनी बी के मधु के छत्ते होते हैं, ऐसे उससे मतलब कि ठीक उसी प्रकार उस कॉर्क में ऐसे छोटे छोटे छिद्र की तरह बने हुए थे। इसी छिद्र को, यानी जो मधु के छत्ते की तरह दिख रहे थे, इसी छिद्र को उन्होंने नाम दे दिया था कोशिका। इसी को उन्होंने कोशिका, यानी कि जो कॉर्क था उसमें मधु के छत्ते के समान छोटी छोटी संरचनाएं देखने को उन्हें मिली, उसी को रॉबर्ट हुक ने कोशिका का नाम दे दिया। लेकिन अगर मैं बात करूं जीवित कोशिका, यानी जीवित कोशिका की खोज किसने की, अगर आपके प्रश्न में आता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो आप बताएंगे रॉबर्ट हुक ने। आंसर आपका रॉबर्ट हुक हो जाएगा। लेकिन अगर वो पूछता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो आपका आंसर रॉबर्ट हुक नहीं जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने सजीव कोशिका की खोज किया था। किस जगह, किसमें किया था? स्पर्म में। सबसे पहले स्पर्म की खोज, या फिर कह लो कि सजीव कोशिका का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। देखो दोस्तों, इसके कोशिका के लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें से एक है सेल थियरी है। इतना डीप में क्वेश्चन आपका आता नहीं है। सेल थियरी में बस यही था कि नए सेल का निर्माण पुराने सेल से होता है, और जो छोटे छोटे जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होता है। बस यही दो सिद्धांत थे, और उसमें बहुत सारे लोग आए। वैज्ञानिकों ने क्या किया है? जीवों को कोशिका के आधार पे दो भागों में बांटा है। कोशिका को दो भागों में बांटा है।
जीवों को पहला एक कोशिकीय जीव, यानी अंग्रेजी में बोले तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब ही होता है एक, यूनि से यूनिट बना है। दूसरा है बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, इसको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब होता है बहुत। तो एक कोशिकीय जीव में ऐसे जीव जिनका पूरा शरीर सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, यानी कि ये पूरा ऐसे रावण की तरह है, तो ये पूरा का पूरा एक ही कोशिका होगा, तो इसको कहते हैं एक कोशिकीय जीव। ठीक है। अगर कोई शरीर एक से ज्यादा कोशिका से मिलकर बना है तो वो हो जाएगा आपका बहुकोशिकीय जीव। ठीक है। यानी कि एक कोशिकी में जीवों का जो शरीर होता है वो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बनाता है, नाम से ही हमें क्लियर है, कंफर्म है। और बहुकोशिकीय में बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक शरीर का निर्माण करती हैं। ये बताओ धर्मेंद्र, एक कोशिकीय जीव होने में ज्यादा फायदा है कि बहुकोशिकीय जीव होने में ज्यादा फायदा है? सुविधा किस में ज्यादा है? एक कोशिकीय जीव होने में ज्यादा सुविधा है कि बहुकोशिकीय जीव होने में? कैसे? तो देखो दोस्तों, हमारा सवाल है कि सुविधा किस में ज्यादा है, हमें सुविधा किस में ज्यादा मिलेगी? एक कोशिकीय जीव में ज्यादा सुविधा मिलेगी, बहुकोशिकीय जीव में ज्यादा सुविधा मिलेगी? देखो, बहुकोशिकीय जीवों में हंसने का काम कोई और करेगा, रोने का काम कोई और करेगा, डांस करने का काम कोई और करेगा, और गाना गाने का काम कोई और करेगा। लेकिन एक कोशिकीय जीव में त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, यानी कि जो हंसने का काम करेगा वही रोने का काम करेगा, वही गाना गाने का काम करेगा, वही डांस करने का काम करेगा। यही अंतर होता है। तो हमें ज़्यादा सुविधा बहुकोशिकीय जीवों में देखने को ही मिलेगा। क्योंकि इसमें काम का बंटवारा होता है, यानी कि सांस लेने का काम फेफड़ा करेगा, खाना पचाने का काम पेट करेगा, आँख करेगा, और उत्सर्जन का काम किडनी करेगी, और रोने का काम हमारे आँख करेंगे। इसमें काम का बंटवारा होता है। लेकिन एक कोशिकीय जीवों में काम का बंटवारा नहीं होता, क्योंकि सुविधा ज़्यादा नहीं मिलती इसमें जो है जो मतलब सांस लेने का काम वही करेगी, और जो है हंसने का काम वही करेगा, रोने का काम वही करेगी। इसमें किसी भी प्रकार का बंटवारा नहीं होता। इसलिए हमारे बहुकोशिकीय जीव होने का मतलब ज़्यादा फायदा है। लेकिन नुकसान भी यही है, बहुकोशिकीय जीव होने का नुकसान ये है कि हमें इसकी कीमत मर के चुकानी पड़ती है। कभी भी एक कोशिकीय जीव ज़्यादातर जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो मरते नहीं हैं, ये इमोर्टल होते हैं, मरते नहीं हैं। लेकिन अगर हम बहुकोशिकीय हैं, जैसे हम मनुष्य, हम बहुकोशिकीय हैं, इसकी कीमत हमें मर के चुकानी पड़ती है। यानी कि बहुकोशिकीय जीव इमोर्टल नहीं होते, बल्कि इनकी मृत्यु हो जाती है एक निश्चित समय के बाद। यही घाटा है बहुकोशिकीय जीवों में, बाकी सब तो फर्स्ट क्लास है।